हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं के बाद इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले हमने आपको अध्याय 4 करा चुके हैं और अध्याय 4 की सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हमने इसकी प्लेलिस्ट दे दी है। प्रिय छात्र छात्रों, आज हम प्रारंभ करते हैं यात्रियों के नजरिए और इसका जो चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। और इसमें जो आपको बताया जाएगा यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत है वो 1000 ईस्वी से 17वीं सदी के बीच में जितने यात्री यहाँ पर आए हैं उनकी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया जाएगा। उन्होंने भारत के बारे में क्या समझा यहाँ पर यह बताया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं इस अध्याय में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में क्या क्या हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के विवरण के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो यात्री इस दौरान आए हैं, इस कालक्रम के अंतर्गत आए हैं, यानी कि 10वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य जितने भी यात्री आए हैं उन यात्रियों के द्वारा किस प्रकार की समझ भारत के प्रति बनी और उन्होंने भारत की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो यहाँ का व्यवस्था है उसके प्रति अपना दृष्टिकोण क्या दिखाया और उन्होंने किस प्रकार से वर्णन यहाँ पर किया है, अतीत को जानने का हमें यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा इस अध्याय में। और मुख्य रूप से इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। अलबरूनी के बारे में बताएंगे जो कि अलबरूनी 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से आया था। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इब्न बतूता की, यह 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आता है। और फिर हम बात करेंगे फ्रांसवा बर्नियर की। फ्रांसवा बर्नियर जो 17वीं शताब्दी में भारत आता है, यह फ्रांस का नागरिक है। तो इस प्रकार से हम ये 3 महत्वपूर्ण जितने भी यात्री हैं उनके बारे में बताते हैं, यहाँ पर बताया जाएगा। हालांकि इस दौरान अन्य और भी बहुत सारे जो विदेशी यात्री हैं भारत में आए हैं और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के द्वारा अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है और भारत के बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं अपने पुस्तक के हिसाब से, तो हमारी पुस्तक में जो है यहाँ अलबरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसीसी बर्नियर के बारे में ही वर्णन किया गया है। फिर हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे जैसे कि विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रजाक का वर्णन यहाँ पर मिलेगा आपको। जैसे कि हम देखते हैं कि आगे जो कुछ चैप्टर होंगे उन चैप्टर में अब्दुल रजाक का वर्णन मिलता है, जो कि अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य में आया था उसके बारे में वर्णन मिलता है। वो अगले जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे विजयनगर साम्राज्य, वहां पर उसका वर्णन मिलेगा। तो प्रिय छात्र छात्रों, हम आज वर्णन करेंगे इसमें अलबरूनी का वर्णन करते हैं यहाँ पर। तो अलबरूनी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अलबरूनी का जीवन परिचय। तो अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। देश का नाम, स्थान कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान है, और शहर का नाम ख्वारिज़म है। और वहीं पर एक विशेष जो स्थल था बेरू में इसका ये जन्म स्थल है, यहाँ पर जन्म हुआ और तारीख इसकी है 4 दिसंबर 973 ईस्वी को अलबरूनी का जन्म हुआ था। प्रिय छात्र छात्रों, जिस तरह के ये फैक्ट दिए हैं आप इन तथ्यों को नोट करते हुए चलें। ये सिर्फ आपको इस परीक्षा में ही यानी कि बोर्ड परीक्षा में ही उपयोगी नहीं रहेंगे, हालांकि जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो इनको आप नोट करते हुए चलिए, ये आगामी परीक्षाएं में जितनी भी होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और अन्य जितने भी परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अलबरूनी कौन से देश का नागरिक है, उज्बेकिस्तान का। कौन से शहर से संबंधित है, ख्वारिज़म से संबंधित है। कौन से स्थल पर जन्म हुआ, बेरू में। और कब जन्म हुआ, 4 दिसंबर 973 को अलबरूनी का जन्म हुआ। आगे अब हम देखते हैं मानचित्र में। तो हम मानचित्र में देखते हैं उज्बेकिस्तान ये जगह है जहाँ पर अभी हम रेड सर्किल कर रहे हैं, ये जो जगह है यहाँ पर उज्बेकिस्तान है। और उस समय का जो भारत था वह हिंदकुश पर्वत श्रेणी तक विस्तारित था। जैसे कि हम निशान लगाते हैं, ये येलो कलर का जो निशान लग रहा है, यहाँ पर हिंदकुश पर्वत श्रेणी थी, अफगानिस्तान से मिलती और इधर ईरान तक था। ये ईरान तक, ये पूरी जो बाउंड्री थी उस समय भारत की थी। और उज्बेकिस्तान यहाँ पर, ये उज्बेकिस्तान है। अब उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ था। और गजनी जो पड़ता है, गजनी स्थल,
वो पड़ता है अफगानिस्तान में है। और यहीं पर महमूद जो गजनी था उसने उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण किया और यहाँ से आक्रमण कर उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म पर आक्रमण किया और वहाँ से वह अपने साथ कुछ विद्वानों को और कवियों को लेकर के अपनी राजधानी गजनी आया था। और इस गजनी से ही ये जो गजनी महमूद जब भारत में आया तो उसने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत के जो सिंध प्रांत है, ये भारत का सिंध प्रांत था, यहाँ पर इस सिंध प्रांत पर आक्रमण किया उसने और यहाँ तक वह आया। तो उसी आक्रमण के साथ में अल-बरूनी भारत आया था। तो ये तो हुई मानचित्र की बात। अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कि अल-बरूनी का जन्म की बात हो चुकी है, स्थान की बात हो। प्रारंभिक जो अल-बरूनी की प्रारंभिक शिक्षा ख्वारिज़म में हुई और इसने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी और अरबी में इसने ज्ञान प्राप्त किया। और अल-बरूनी को अरबी के अलावा अन्य और भाषाओं का भी ज्ञान आता था, जैसे सीरियाई भाषा जानता था, फारसी जानता था, हिब्रू जानता था और ये संस्कृत भाषा को भी जानता था। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, जो अल-बरूनी है वह यूनानी भाषा का ज्ञाता नहीं था। अल-बरूनी यूनानी भाषा का ज्ञाता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यूनानी दार्शनिकों के जो ग्रंथ थे उनसे यह परिचित था, उनके ज्ञान से यह परिचित था। वह इसलिए था क्योंकि यूनानी भाषा के जो ग्रंथ अरबी भाषा में अनुवादित हो चुके थे। अनुवादित पुस्तकों का इसने अध्ययन किया और उससे यह यूनानी जो दार्शनिक थे, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, उनके द्वारा लिखे गए जितने भी जो ग्रंथ थे, दार्शनिक ग्रंथ थे, उसका इसने अध्ययन किया और उनके बारे में भी यह जानता था। क्योंकि यह यूनानी भाषा में के जो ग्रंथ थे इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था और अनुवादित पुस्तकों को इसने पढ़ा। जो फिर आगे देखते हैं, जो ग्रंथ अरबी भाषा में अनुवादित किए थे उनका इसने अध्ययन किया। तो ये अल-बरूनी का चित्र है, यहाँ पर हमने पुस्तक से लिया है, ये अल-बरूनी का चित्र है, आप इसको देख लीजिए, देखने में ऐसे लगते थे। फिर हम बात करते हैं आगे 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर गजनी के सुल्तान महमूद ने आक्रमण किया। गजनी के सुल्तान महमूद ने आक्रमण किया और जिसमें यहाँ से वह कई विद्वान अपने साथ ले गया, अपने साथ कई कवियों को वह गजनी लेकर के चला गया। और इन विद्वानों में अल-बरूनी भी था और अल-बरूनी था उसे सुल्तान महमूद ख्वारिज़म से अपनी राजधानी गजनी ले गया। जैसे कि अभी हमने मानचित्र में बताया था कि बाद हम देखते हैं 70 वर्ष की अवस्था तक, उसके बाद यह 70 वर्ष की आयु तक अपनी मृत्यु तक 1048 ईस्वी तक यह अल-बरूनी गजनी में ही रहा। इसके बीच ये भारत भी आया और भारत ये उस समय आया जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के समय अल-बरूनी भारत आया था महमूद के साथ में। तो ये भारत आया इस समय, और भारत आने के पश्चात इसने यहाँ के जितने जो विद्वान थे, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, विद्वान थे, जो संस्कृत भाषा को जानने वाले थे, उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात अनेक विषयों पर इसने चर्चा की और यहाँ पर यह संस्कृत भाषा भी इसने सीखी। तो इस प्रकार से जो अल-बरूनी था वह संस्कृत भाषा का ज्ञाता भी हो गया था। अब हम देखते हैं अल-बरूनी का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसने अपने यात्रा वृत्तांत की जो चर्चा की है, जो बातें लिखी है, वह उस पर उसने अपना एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ अल-बरूनी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो भी उसने भारत में देखा वह सभी चर्चा, वह सभी वृत्तांत उसने उस ग्रंथ में की है और उस ग्रंथ का नाम है किताब-उल-हिंद। इस पुस्तक का सर्जन 30 अप्रैल 1030 से 29 दिसंबर 1031 के बीच हुआ। महत्वपूर्ण बात है, जो किताब-उल-हिंद जो पुस्तक है, इसका जो सर्जन किया गया, इसको जो लिखा गया 30 अप्रैल 1030 से 29 दिसंबर 1031 के बीच इसका सर्जन किया गया। और इस पुस्तक में ये जो पुस्तक है, ये वृत्तांत है, इसमें पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक के फैले क्षेत्रों से संबंधित इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं, इस पुस्तक की बात करते हैं। अल-बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम है किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद, इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि अल-बरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस नाम से जाना जाता है? किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है और इसको तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। किताब उल हिंद एक ऐसी पुस्तक है जिसको अरबी भाषा में लिखा गया है और इस पुस्तक की जो भाषा है वह सरल एवं स्पष्ट है। इस पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। इस ग्रंथ में क्या क्या जानकारी मिलती है देखते हैं। इस ग्रंथ में धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है, त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है, खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, कीमिया के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है, प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, भार तोल और मापन विधियों के बारे में जानकारी मिलती है, मूर्ति कला के बारे में जानकारी मिलती है, कानून के बारे में जानकारी मिलती है और मापतंत्र विज्ञान के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक में टोटल 80 अध्यायों का में विभाजन है। इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं और प्रत्येक विषय पर अलग अलग अध्याय लिखे गए हैं। देखिए, अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें पहले वो करता है क्वेश्चन, प्रारंभ में एक प्रश्न करता है, उसके बाद वह वहाँ की संस्कृतवादी परंपराओं का वर्णन करता है, जिस जगह का भी वर्णन कर रहा है और बाद में उन संस्कृतियों के साथ में उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है। जो अन्य संस्कृतियां हैं उसके साथ में तुलनात्मक अध्ययन करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत का जब यहाँ की जाति प्रणाली का वर्णन करता है, यहाँ का जो सामाजिक वर्गीकरण है, सामाजिक वर्गीकरण का वर्णन करता है, तो इसके साथ ही फिर वह फारस के बारे में भी बताता है कि फारस में भी सामाजिक वर्गीकरण था। इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करता है। अल-बरूनी ने अपनी लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसमें इसने अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वालों के लिए लिखी और वह संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अल-बरूनी था उसने भारत की जितनी भी संस्कृत के, पाली भाषा के या प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ लिखे गए थे उन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। उन अनुवादों से वह परिचित था और उसका उसने अध्ययन किया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो संस्कृत भाषा या पाली भाषा या प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ थे, भारत के जो प्राचीन ग्रंथ थे, उनका 8वीं शताब्दी से ही अरबी भाषा में अनुवाद प्रारंभ हो चुका था। अब अल-बरूनी ने जो यहाँ की दंत कथा है उनका भी अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने पर उसने उसका जो दृष्टिकोण था वह एक आलोचनात्मक था, यानी कि वह उसने अध्ययन किया, उनको पढ़ा, उनको समझा और उनके प्रति जो दृष्टिकोण था अल-बरूनी का वह आलोचनात्मक था। आलोचनात्मक का मतलब यानी कि उनकी अच्छाई और बुराई दोनों चीजों के बारे में उसने समझा और लिखा। और अल-बरूनी उसमें कुछ सुधार भी करना चाहता था। अल-बरूनी जो उसके द्वारा यहाँ पर दंत कथाएं जो पढ़ी गई हैं, जो कहानियां पढ़ी हैं, उन कहानियों की लेखन में भी कुछ सुधार करना चाहता था। ये इस तरह से उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये बात की हमने किताब उल हिंद की। किताब उल हिंद में जो वर्णन मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि किताब उल हिंद जो पुस्तक है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। इसमें भारत के बारे में भी वर्णन मिलता है और किताब उल हिंद जो है 80 अध्यायों में विभाजित एक पुस्तक है और इसकी भाषा जो अरबी भाषा है, सरल एवं स्पष्ट भाषा है, ये हम इसके बारे में जानते हैं। और इसमें जितने भी या जो वर्णन मिलता है वह वर्णन अन्य जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया। अब हम देखते हैं आगे अल-बरूनी के द्वारा जाति प्रणाली का वर्णन। जब अल-बरूनी भारत में आया तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ की जाति व्यवस्था का वर्णन भी किया है। तो किस प्रकार की उसको जाति व्यवस्था दिखाई दी और किस प्रकार से उसने जाति व्यवस्था का वर्णन किया, भारतीय जाति व्यवस्था का, उसका वर्णन यहाँ पर हम आपको देते हैं। तो अल-बरूनी क्या देखता है कि अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। यानी कि अल-बरूनी ने जो अपनी यात्रा वृत्तांत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया वो एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन उसने किया। अन्य समुदायों के बारे में भी देखा, वहां पर देखा कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है, उसका इसने अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर मिलता है। उसने बताया कि प्राचीन काल में फारस में भी समाज 4 वर्गों में विभाजित था।
अल-बुरूनी बताता है कि फारस में भी समाज 4 वर्गों में विभाजित था। वहां पर वो 4 वर्ग बताता है फारस में कि एक वर्ग ऐसा था जो घुड़सवार एवं शासक वर्ग था, और दूसरा वर्ग वहां पर ऐसा था जैसे कि जो अनुष्ठानिक एवं पुरोहित का कार्य करता था, जो चिकित्सक थे या जो खगोल शास्त्री थे या जो अन्य वैज्ञानिक थे। तीसरा वर्ग भिक्षुओं का बताता है, फिर बाद में बात करता है कृषक एवं शिल्पकार जो थे, इस प्रकार के वर्ग वहां पर थे। इस प्रकार से फारस में भी सामाजिक वर्गीकरण था। तो अल-बुरूनी का कहने का अभिप्राय यह है कि यह वर्गीकरण सिर्फ भारत में ही नहीं है, अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। अल-बुरूनी ने जाति व्यवस्था का उल्लेख इस प्रकार से किया कि सबसे पहले उसने देखा कि भारत में जब उसने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ जो जाति के रूप में ब्राह्मणों को दिखाया गया, और जिसमें हिंदू ग्रंथ थे उन सभी में इसके बारे में बताया गया। ये बताया गया कि जो उत्पत्ति के बारे में बताया, सबसे पहले वर्णन इसने किया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सामाजिक वर्गीकरण है उसका सामाजिक वर्गीकरण का उदय कहाँ से हुआ, किससे उसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो अल-बुरूनी बताता है कि ब्रह्मा से, सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, जितने भी यहाँ पर वर्ग हैं वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। ग्रंथों में बताया गया है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को एक प्रकृति का रूप माना गया है। तो ब्रह्मा के जितने जो सिर हैं एवं मुख हैं उससे उत्पत्ति ब्राह्मण की बताई गई है, और सिर एवं शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं, यानी कि ब्राह्मणों को यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे उत्तम माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर अगली जाति के रूप में जो वर्णन किया है वो क्षत्रिय का वर्णन किया है। क्षत्रिय का सर्जन भी यहाँ पर ब्रह्मा से बताया गया, ब्रह्म से बताया गया है, और ब्रह्म के कंधों एवं हाथों से क्षत्रिय की उत्पत्ति बताई गई है। उसके पश्चात तीसरा वर्ग जो आया है वो वैश्य वर्ग आया है। वैश्य की उत्पत्ति भी ब्रह्म से हुई है, और ब्रह्म की जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति मानी गई है। फिर बात करते हैं हम शूद्र की, तो शूद्र की उत्पत्ति, जो शूद्र का जो सर्जन हुआ है वो ब्रह्म के चरणों से हुआ है, और इस प्रकार से ये चारों वर्ण की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। और अल-बुरूनी वर्णन करता है कि अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं था, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो वैश्य है एवं शूद्र है उनके बीच में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। अच्छा, फिर बाद में बात करता है लेकिन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर में एक ही गांव में रहते थे और समान घरों एवं आवासों में मिलजुल कर रहते थे। भले ही चाहे भारतीय समाज में वर्गीकरण किया गया, 4 वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर मिलकर रहते थे, एक ही शहर में और एक ही गांव में सभी वर्ग के लोग रहते थे और आपस में मिलकर कार्य करते थे, मिलजुल कर कार्य करते थे। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था के विषय में अल-बुरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों से अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। यानी कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अल-बुरूनी के द्वारा जो जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है वह वर्णन पूरी तरह से संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त जानकारी के आधार पर लिखा गया है। इन ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था से संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया है। तो जितने भी ग्रंथ उसने पढ़े हैं, संस्कृत ग्रंथ पढ़े हैं, उन सभी संस्कृत ग्रंथों में यहाँ पर जो दिया गया वर्णन वह ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। यानी कि हम यह कहेंगे कि यहाँ पर जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो जाति व्यवस्था थी उसका संचालन किस प्रकार से किया जाए, उन्हीं नियमों का प्रतिपादन उसने देखा, यानी कि उन नियमों के प्रतिपादन का वर्णन इसने किया। लेकिन जब वो देखता है कि वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी, उदाहरण के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं अंत्यज जाति। अंत्यज का मतलब होता है जो 4 वर्णों से बाहर, यानी कि श्रेणी से भी बाहर होती है, उस ऐसी श्रेणियों का वर्णन किया गया। तो उदाहरण के लिए बात करते हैं, अंत्यज नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। और यह कहा गया कि हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का
प्रताड़ता का शिकार होते थे, फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। अब हम बात करते हैं आगे। तो अलबरूनी क्या दृष्टिकोण, अलबरूनी का दृष्टिकोण यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि वो तो सब अलबरूनी ने जितने भी संस्कृत ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जो मिले थे उसमें अध्ययन किया और जैसे उसने पाया उसका उसने लिखा। लेकिन खुद अलबरूनी का क्या विचार था, वह जाति व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता था, और जो जाति व्यवस्था में पवित्रता अपवित्रता की जो छुआछूत की जो बात थी उसके प्रति क्या दृष्टिकोण उसका था। जाति व्यवस्था के संबंध में देखते हैं हम यहाँ पर। जाति व्यवस्था के संबंध में अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। अपवित्रता की मान्यता को अलबरूनी ने अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और वह सफल होती है। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र होती है वह अपने आप को सहते ही पवित्र करने का प्रयास करती है, और जब वह प्रयास करती है तो वह सफल होती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण बताया गया है, सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, दोनों ही प्रकृति के अंग हैं, और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है, ये भी प्रकृति के अंग है, और ये स्वतः ही प्रकृति समय के अनुसार शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अलबरूनी इस बात पर जोर देता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, यानी कि यदि कोई चीज एक बार अपवित्र हो गई और दोबारा वह पवित्र नहीं हो सकती, तो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ अनेक ऐसी क्रियाएं होती हैं, अपवित्रता फैलती रहती है, तो पृथ्वी पर कहीं पर भी जगह नहीं रहती, पैर रखने की जगह नहीं होती, पूरी पृथ्वी अशुद्ध हो जाती और इस पर जीवन संभव नहीं था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि जो प्रकाश है वो भी शुद्ध करने का कार्य करता है। जितने भी हमारे आप पढ़ सकते हैं, जितने भी छोटे जीवाणु होते हैं तभी बोलते हैं कि प्रकाश के आने से वो सभी अपना आप शब्द ही खत्म हो जाते हैं। तो प्रकाश जो है वो पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि प्रकृति के अंदर जब यह नेचर है, प्रकृति के अंदर इस प्रकार की आदत है कि वह अपवित्रता को शब्द ही शुद्ध कर देती है, तो हम मनुष्य किस प्रकार से किसी चीज को अपवित्र मान सकते हैं और जन्मांतर उसको पवित्र नहीं कह सकते। तो उनके अनुसार, अलबरूनी के अनुसार, जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यानी कि जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता की भावना है यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यहाँ पर उनका कहने का मानना यह है कि उनके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। प्रकृति भी इसको स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार से हमें भी इन चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ करके आना चाहिए। प्रकृति के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो प्रिय छात्राओं, आज के लिए इतना ही। हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है और आगे भी हम आपके लिए अन्य टॉपिक इस चैप्टर के तैयार करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी नए सब्सक्राइबर, हमारे नए छात्र हैं, वो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और बेल नोटिफिकेशन जो है वो भी इसको भी आप दबा दें, उसको भी क्लिक कर दें। और क्योंकि जितनी भी वीडियो होंगी वो सब आगामी वीडियो आपको सबसे ही मिलती जाएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्रिय छात्रों, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये जानकारी सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम तक के लिए ही सीमित नहीं है। आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।